नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे ख्याल 1 दहाई से ज़्यादा बिज़नेस के प्रोग्राम करने के बाद मैं यही कह सकता हूँ कि जैसे मुल्क के माशी मसाइल तकरीबन एक ही जगह रुके हुए हैं। बतदरीज कुछ में जो है वो इजाफा देखता हूँ, कभी कुछ में कुछ कमी आ जाती है। एक चीज़ ठीक ज़रूर हुई है, वो मैं हमेशा कहता हूँ, वो है अमन व अमान की सूरत हाल। पहले बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, कराची में बहुत बड़े बड़े मसाइल थे। फिर आपको पता है इस मुल्क के अंदर जो मामलात कंट्रोल करने का तरीका जानते हैं, उन्होंने मुल्क के मामलात कंट्रोल में कर लिए। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का तेल, गैस, बिजली और तवानाई का बहरान है, ख़त्म नहीं हो रहा। लोग मुझे कहते हैं कि यार अली भाई ये कब ख़त्म होगा। मैं उनको मिसालें देता हूँ। मैं कहता हूँ असल में बुनियादी बात ये है कि ये एक रेंट सीकिंग इकॉनमी है। रेंट सीकिंग इकॉनमी एक ऐसी इकॉनमी होती है जहाँ पे घर दामाद बहुत होते हैं। घर दामाद पता है क्या होता है? हाँ अंकल, आपने दिल पे ले ली है, आप अभी भी घर दामाद हैं ना? नहीं, घर दामाद वो होता है कि साहब वो काम करे ना करे, निठल्ला हो, निकम्मा हो, लेकिन ससुर मियाँ यानी हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है कि दामाद शहजादे का ख्याल रखा जाए। अच्छा, दामाद तो दामाद अगर अपने घर रह रहा हो तो ठीक है, यहाँ पे सारे घर दामाद पूरा दिन पड़े रहते हैं और पड़े पड़े कहते हैं हमारे खाने का इंतज़ाम भी करो, हैं? नानो नफ़के की जिम्मेदारी तो खामन पर लाजिम होती है, लेकिन ससुर हुकूमत पाकिस्तान को कहते हैं कि साहब ये सब आप ही ने करना है। तो दरअसल इस मुल्क का माशी मसला ये है कि ससुर जी यानी हुकूमत पाकिस्तान के घर दामादों ने लूट लिया है मुल्क को। और आपको पता है वैसे भी पाकिस्तान की सियासत में दामादों का बड़ा अहम किरदार है। आगे चलते हैं वरना किसी दामाद को लग नहीं जाए। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब इस्लाम साहब नायब सदर हैं KCCI के, और जनाब शेख उमर रेहान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप, ये साबिक सदर काटी। दोनों को वेलकम करता हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मेरे साथ स्टूडियो के अंदर शम्सुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो काफ़ी अरसे के बाद आप शो पर तशरीफ़ लाए, मुझे इसकी खुशी है। और दूसरा ये कि आते ही आपके सामने मुद्दा मसला बयान कर देता हूँ कि हमारे यहाँ शोर शराबा इस बात का है कि हमारे यहाँ गैस का बहरान, बिजली के मसाइल, गर्दिशी कर्जा, तेल और गैस, इसकी जो टेंशन है ये ख़त्म ही नहीं हुई। आप याद होगा मेरे साथ पहला प्रोग्राम शायद 10 साल से पहले ही किया होगा, तब भी यही मसाइल थे। और मेरे ख्याल से जो मैंने आगाज़ में बात की आपको याद नहीं होगी, मुझे याद है। हमने यही बात की थी कि इस मुल्क में अनप्रोडक्टिव, विजनलेस लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से डिलीवर नहीं हो रहा। क्या कहते हैं आप? जी शुक्रिया अली भाई, आपने प्रोग्राम में मदद किया। और जैसे आपने इब्तदाई में कहा कि रेंट सीकिंग, तो ये रेंट सीकिंग वाला जो काम है ये यहाँ पर मुद्दतों से, दिहाइयों से चला आ रहा है। अगर रेंट सीकर ख़त्म हो जाए और उनको मुफ्त में किराया मिलना बंद हो जाए तो वो काम करना शुरू करेंगे। रेंट सीकर होते ही वही हैं जिन्होंने काम कुछ नहीं करना होता। और अब एनर्जी की जैसे आपने बात की, तो एनर्जी का आपको मैं लेके चलता हूँ कि ख़राबी कहाँ हुई है। हमने पहले तो अपनी इंडिजिनस गैस जो यहाँ अवेलेबल थी, दुनिया में नंबर 1 प्रायोरिटी होती है इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री से रोज़गार मिलता है और फिर आगे आपका घर बार चलता है। लेकिन हमने उस पर प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो सेट की कि हमने अपने डोमेस्टिक को उसको देख के, चूल्हों में जला के, तंदूर में जला के, और यहाँ आपने जो है CNG स्टेशन में देख के ये गैस ज़ाया की। और जब गैस बिल्कुल डिप्लीट होने लगी तो फिर हमने LNG का एक एग्रीमेंट किया, और वो भी बड़ा लंबा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया। उससे पहले जो गलती हुई, जो सबसे बड़ी गलती जिसका अब हम गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं, वो ये थी कि कतर ने जहाँ से आपने LNG का एग्रीमेंट किया वहाँ पर एक ब्लू डॉल्फिन का भी था एक का प्रोग्राम, जो पाइपलाइन के ज़रिए ओमान और UAE को गैस सप्लाई की जा रही थी। वो पाकिस्तान ने मिस की। 2 के पाकिस्तान ने उसकी स्टैंड बाई LC भी खोल दी थी। लेकिन फिर उन्हीं दामादों का जिक्र करूंगा कि उन्होंने काम नहीं किया, कोताही की, और इतना ज़्यादा डिले किया कि वो आपसे ब्लू डॉल्फिन हाथ से निकल गई। और आपका जो है वो 3200 मिलियन उसकी जो क्यूबिक फीट जो पर डे के हिसाब से गैस उस पाइपलाइन से गुजर रही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो RLNG जो है या LNG जो है, इसकी इम्पोर्ट
जहाज़ों से वाइबल नहीं होती, वो बहुत महंगी हो जाती है। ये पाइपलाइन के साथ अगर चलती है तो फिर आपको सस्ती पड़ती है, और पाकिस्तान ने वो अपॉर्चुनिटी मिस की। उसके बाद अब जब आप देखें कि बहुत सारे वेस्टर्न इंटरेस्ट के लोग भी शामिल हो जाते हैं। अब ये जो हालिया बहरान हुआ, ये आज मैं आपको फिर 2018 में लेके जाता हूँ कि वहाँ पर भी हमने बहुत शदीद पावर का क्राइसिस देखा और हमारे मुल्क में, पूरे मुल्क में फैला था। उसके बाद फिर आप देखेंगे जनवरी फरवरी 2021 से ये हमारा चला आ रहा है। शायद ही कोई एक महीना होगा जिसमें कम हुआ होगा। इसी महीने में जून में अवाइल में ये बहरान आया पावर का, और अब फिर हम 22 जून को जब हमें एक लेटर मिला है SSGC की तरफ से कि आपकी जो इंडस्ट्रीज़ जो है नॉन एक्सपोर्ट और इंटर एजेंसीज जो है इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सप्लाई बंद कर रहे हैं, और उसके बाद कैप्टिव पावर को 50% कर रहे हैं। तो ये एनर्जी एकदम से जब आप कम कर देते हैं तो आप क्या समझ सकते हैं कि जो आप टारगेट एम्बिशियस का रखते हैं रेवेन्यू का कि 6 ट्रिलियन 5.8 ट्रिलियन का, तो क्या इस हालात में जब आप सीसा की पॉलिसी रखेंगे गैस सप्लाई में, पावर एनर्जी में, तो फिर क्या वो अचीव हो सकेगा? जब इंडस्ट्री को गैस मिलेगी तो वो प्रोसेसिंग करेगी। और आपको यहाँ ये बात वजाहत से मैं बता दूँ कि आपकी जो 50 रेटेड जो है, जिनको आप कहते हैं 5 इंडस्ट्रीज़ जो हैं, उसके अलावा तो ये कंसिडर ही नहीं करते कि ये बरामदी सनतें हैं, हालांकि वो सनतें जो हैं इन एक्सपोर्टर्स की प्रोसेसिंग वो भी अपना किरदार अदा कर रही होती हैं। शेख उमर रेहान साहब, आपकी जानिब में आऊँगा और अब हम जाएंगे जनाब शेख उमर रेहान साहब की तरफ। शेख उमर रेहान साहब, हमारी जो रेंट सीकिंग इकॉनमी, मेरा ऐसा ख्याल है कि इसकी वजह से ही बर्बादी और तबाही का शिकार है पाकिस्तान की मईशत, क्योंकि हमारे यहाँ फ्री मार्केट कंपटीशन नहीं है, और ऐसे लोग जो कि चिपके हुए हैं इस मुल्क के ऊपर, एक बोझ बने हुए हैं इस मुल्क की मईशत के ऊपर, और चाहते हैं कि उनको तरजीही बुनियादों पर फ़वाइद मिलें। इसी की वजह से बिजली का बहरान भी पैदा है, गैस बहरान भी, और पाकिस्तान में तवानाई बहरान भी पैदा हुआ और सनतों को नुकसान हो रहा है। क्या कहते हैं आप? जी अली भाई, मैं आपने जो बातें की हैं मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। देखें, ये मामला सारा नाकस मनसूबाबंदी का है। इवन अगर ये प्रॉपरली चीज़ों को प्लान कर लेते तो आज हमें इस मसले से ना गुजरना पड़ता। इवन पिछले साल भी हम उमर अयूब साहब से मिले थे, उस वक्त वजीर तवानाई उमर अयूब साहब थे, तो उस वक्त भी हमने उस वक्त लोड शेडिंग का मसला बड़ा कराची में अरूज पे पहुंचा हुआ था। तो उन्होंने बोला, वो जो के इलेक्ट्रिक वाले थे उन्हें सब ने, जो ओगरा के चेयरमैन भी थे, तो उन्होंने कहा जी कि हमसे ये गलती हुई है कि हमने फर्नेस के जहाज जो हैं वो नहीं मंगाए, वो लेट हो गए। तो देखें, इस तरह की जब ये प्लानिंगें गलत करेंगे तो फिर नताइज भी ऐसे ही मिलेंगे जिससे जो है वो इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लोग परेशान होंगे। और ये देखें, मैं इनको बारहा कई दफ़ा हर प्लेटफॉर्म पे समझा चुका हूँ कि खुदारा कराची की इंडस्ट्री पे तवज्जो दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र जो है वो कराची की इंडस्ट्री करती है, और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल भी कराची की इंडस्ट्री में। अगर मुल्क की इकॉनमी को अगर ये ठीक करना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ें, हमारी लोकल प्रोडक्शन भी बढ़ें, गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिले, तो गवर्नमेंट को खसूसी तौर पर कराची की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये भी है अली भाई के प्रायोरिटीज़ अब इनको चेंज करनी पड़ेंगी। हमारे एक दोस्त हैं, वो पिछले दिनों मुझे वाकया सुना रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं 30 साल पहले चाइना गया था कारोबार के सिलसिले में। तो वो बता रहे थे कि जी मैं जिस होटल में ठहरा था तो वहाँ पे लाइट ही नहीं होती थी। तो वो बड़े परेशान थे कि वो जो है वो कैंडल्स पे और इस तरह मसनूई जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट किया हुआ था, टॉर्चों के जरिए वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे होटल में। तो उन्होंने जाके पूछा होटल के मैनेजर को कि क्या मसला है, आप लोगों का इतना बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है, और इसमें लाइट क्यों नहीं है? उसने ये बोला कि सर प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो इस वक्त एनर्जी हमारे मुल्क में अभी कम बन रही है। वो जितनी एनर्जी बन रही है सबसे पहले वो दी जाती है इंडस्ट्री को, ताकि इंडस्ट्री चले और जो है मईशत का पहिया चले। उसके बाद जो बिजली बचती है वो दी जाती है अवाम को। तो देखें, प्रायोरिटीज देखें, हमें मॉडल बनाना चाहिए उन नेशंस को जो कौमें आज किसी मकाम पे हैं, तो वो एवं नहीं इन मकामों पे पहुंच गई, उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं और मनसूबा बंदियाँ करके उन्होंने अपने आप को खड़ा किया है। पर हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम है कि हमारी जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले उनको अपने वोट बैंक की फिक्र होती है
वो कहते हैं जी हमने अगर बिजली या गैस सबसे पहले आम आवाम को या लोगों के घरों में ना पहुंचाई तो हमें ये वोट नहीं देंगे। तो उनकी प्रायोरिटी अपना फ्यूचर सिक्योर करने की या मुल्क का फ्यूचर सिक्योर करने की नहीं है। तो शेख उमर यान साहब, नवाज शरीफ साहब तो एक इलेक्शन ही इस नारे पे जीत गए थे, मेरे गांव में बिजली आई है, मेरे गांव में बिजली आई है। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब भी प्रोग्राम देखते हैं कभी कभी सर, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन देखें क्या करें, वोट लेने के लिए करना पड़ता है सर। तो सर ये फिर सियासत ही करेंगे मुल्क में। देखें अभी इसी वजह से तो हम लोग, हमारी हालत, हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं कि हम लोग अभी आपके सामने है कि ट्रेड डेफिसिट हमारे मुल्क का किधर, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे इस साल 29 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हमारे मुल्क को हुआ है। ये तो मेहरबानी है ओवरसीज पाकिस्तानियों की जिन्होंने तारीखी रेमिटेंस भेजी हैं, तो हमने ऑलमोस्ट उसको कवर कर लिया है। अगर वो पैसा ना आता तो हमारा मुल्क तो दिवालिया निकल जाना था इस मुल्क का। तो हमें अभी भी देखें, अभी भी देर नहीं हुई। मैं तो अली भाई समझता हूं, मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा। अभी भी देर नहीं हुई, हमें अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मजबूत फैसले करने हैं हमारी गवर्नमेंट को, और प्रायोरिटी इनको बनानी पड़ेगी इंडस्ट्री को प्रायोरिटी बनाए बगैर हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो इंडस्ट्री हमारी प्रायोरिटी इस वक्त है नहीं शेख उमर यान साहब, माजरत के साथ आपको मैं सही बिल्कुल क्लियर कट बात बताऊंगा। फिर अब इसका नतीजा अली भाई फिर क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि हम जिस तरह अभी एयरपोर्ट गिरवी रखे हैं इन्होंने, हमारा सारा कुछ ये गिरवी रख देंगे और कर्जे पे कर्जे लेते जाएंगे, और ऑल्टरनेटली मुल्क जो है दिन ब दिन और कर्जों पे जो है वो डूबता जाएगा, और कुछ नहीं होना। फिर यही नजर आ रहा है। अच्छा, मैं तो आपको अब एक बड़े मजेदार मौजू पर आपको लेकर जाता हूं, शमसुल इस्लाम साहब को भी शामिल करता हूं। पाकिस्तान FATF के अंदर ग्रे लिस्ट में आ गया, बोल रहे हैं हमने 27 में से 26 चीजें मुकम्मल कर ली। अब सुने हुआ कुछ इस तरह से कि एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे को पसंद करते थे, हैं? तो उन्होंने आलिम साहब से जाकर पूछा कि हम साथ रहना चाहते हैं, हमारे लिए क्या क्या शराइत होनी चाहिए। तो जो आलिम थे, जाहिर बात है, उन्होंने कहा भाई दुनियावी लिहाज से आपको बता देते हैं, मजहबी लिहाज से भी बताएंगे आपको। तो आलिम यानी मैन ऑफ नॉलेज, तो उन्होंने बताया यार अच्छा है अगर आप लोगों के पास अपना मकान हो, एक शर्त पूरी हो गई, ठीक है आप लोग दोनों साथ रह लेंगे, ये दुनियावी लिहाज से ज़रूरी है। भाई कोई आमदन का ज़रिया हो, क्योंकि औरत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, बीवी का ख्याल रखना पड़ेगा, तो आपके पास कुछ होना चाहिए। कोई पैसे ऐसे होने चाहिए, बाद में आपकी लीगल रिक्वायरमेंट होगी जो आप इसको जो आप दें, क्या नाम है, हक महर की सूरत में। उन्होंने कहा ठीक है। उसने कहा देखें आपको ख्याल भी रखना पड़ेगा, आगे औलाद होगी उसकी भी जिम्मेदारी आपके कंधे पर होगी। सारी शराइत उन्होंने गिना दी। फिर उन्होंने कहा एक शर्त जो है वो बहुत लाजिम है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा निकाह करना पड़ेगा, निकाह करेंगे तो फिर ये आपके साथ रह सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं बाकी शर्तें तो हमने मुकम्मल कर ली, हम निकाह की क्या जरूरत है, चल जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान ने भी कहा कि हमने 26 शराइत तो पूरी कर दी, 27वीं। इसीलिए बेटा हम FATF में आ रहे हैं, पब्लिक है पाकिस्तान, तुम लोगों की वजह से थोड़ी आ रहे हैं। हम लोगों को ऐसे ही फंसाया हुआ है, इन लोगों ने बेवकूफ बनाया हुआ है, IMF की साजिश, अमेरिका की साजिश। अब वो बोले अपने मुल्क के अंदर स्मगलरों और मनी लॉन्ड्रर को पकड़ो, चीटर लोगों को पकड़ो, उन लोगों को पकड़ो जो कि इंटरनेशनल टेररिज्म को फाइनेंस कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ डिस्को डांस हो रहा है, हाँ FATF है, IMF का हथियार, हाँ FATF उनका हथियार, उनका अमेरिका का हथियार हमारे बाजू मरोड़ रहे हैं। अबे भाई निकाह करोगे तो लड़की के साथ रहोगे ना, हमने सारी शराइत पूरी कर दी, निकाह नहीं किया, लड़की के साथ रह रहे। अब और खिंचाई करूं या इतनी आज के लिए काफी? चलो जी आगे चलते हैं। शमसुल इस्लाम साहब, काफी डोर नहीं मैं मैंने जब शराइत पढ़ी है शमसुल इस्लाम साहब FATF वाली, तो मैंने पढ़ा है कि हमने तो सारा काम मुकम्मल कर दिया है। ये जो लफंगे तलंगे बदमाश हमारे मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, इनके सर केसेस सेटल नहीं हुए, इनके इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे, इसलिए हम FATF के अंदर फंसे हुए हैं सर, ग्रे लिस्ट के अंदर। थोड़ी सी रोशनी आप भी डालें। शमसुल इस्लाम साहब भी मेरी तरह कही हैं। FATF की बात आपने छेड़ी, तो FATF में आपने देखा जिन मुल्कों में, जिन गरीब मुल्कों की कमाई लूट के और वहां गई है, वो तो ग्रे लिस्ट में नहीं, व्हाइट लिस्ट में है। लेकिन अलमिया ये है कि जिन मुल्कों की कमाई लूटी गई, जिन गरीबों का पैसा लूटा गया, जिन मुल्कों से टैक्सों को पैसा लूटा गया और जमा हुआ उन मुल्कों में,
वो हमें ब्लैक ग्रे लिस्ट में रखे हुए हैं। और ये एक पॉलिटिकली पूरा गेम है। पाकिस्तान तकरीबन कंप्लाइंट कर चुका है, और जहां की बात वो कहते हैं वो लोग तो लेकिन बगैर निकाह के रहते हैं ना। हमारे यहाँ मसला है, हमें वही देखे ना जी, हमारे यहाँ निकाह लाजिम है सर। वो उनके यहाँ जो चीज़ अलाउ है वो हमारे यहाँ कभी भी अलाउ नहीं हो सकती। हाँ। हमारी अपनी एक हदूद है, उस हदूद में रहते हुए काम करेंगे। तो लेकिन अब ये हमें रख रहे हैं। लेकिन इसका मैं आपको एक और बताऊं कि FATF में रखने के लिए कोशिश उनकी ये थी कि शायद ये पाकिस्तान की इकॉनमी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। अब आपको मैं बताता हूं कि इसमें FATF का मैं जो फ़ायदा हुआ है कि जो हमारी ओवरसीज रेमिटेंस बढ़ी हैं, जो किसी ज़माने में हवाला उंडी होता था, वो ख़त्म हो गया। और आज हमारी 29 बिलियन से बढ़ के हो सकता है 30 जून तक वो 30 बिलियन तक भी पहुँच जाए हमें ओवरसीज रेमिटेंस। मुख्तसरन एक दो जुमलों के अंदर आपको बताता हूँ। दरअसल FATF ने भाई ये बताया है कि ये लोग हैं जो कि हैं मनी लॉन्ड्रर, ये लोग हैं स्मगलर, ये लोग हैं ह्यूमन ट्रैफिकर, ये लोग हैं आर्म्स डीलर्स, और ये लोग गलत कामों के अंदर मुलविस हैं। इनके ऊपर क्या अमल दरामद हुई है, इसका ताल्लुक नाजरीन ना आपसे है, ना मुझसे है, ना ताजिर सनतकारों से है। इन चीज़ों का तमाम उन लोगों से ताल्लुक़ है जो कि बाअसर हैं। क्योंकि आप तो अपनी बीवी के साथ भी जा रहे होंगे तो पुलिस आपको रोक के पूछ लेगी कि भाईजान किसके साथ जा रहे हो, कौन है ये, ठीक है। लेकिन ये लोग इस मुल्क के अंदर जो काम कर रहे हैं गलत मलत, इसके बाद जो ये घर दामाद हैं सो कॉल्ड हमारे यहाँ सिस्टम के घर दामाद हैं, इनको हम पकड़ नहीं रहे हैं। एक चिपड़ासी से आप फॉर्म भरवा रहे हो कि मेरा बाहर के मुल्क में अकाउंट नहीं है, चिपड़ासी का बाहर के मुल्क में अकाउंट होगा, ये अंडरटेकिंग ले लेने से कौन सी शर्त पूरी हो रही है यार? आप हमें मामू बना रहे हो। तो आपको समझना है बात को कि बेसिकली इन चीज़ों पर हमें एक्ट करना। खैर एनीवे, इस पर हम आगे चलते हैं। शमसुल इस्लाम साहब, गुफ्तगू माजरत सवाल आपसे हो गया था, आप जवाब मुकम्मल कर लें, फिर मैं शेख उमर रेहान साहब की जानिब जाऊँ। जी मैं आपको बता रहा था ब्रेक से पहले बिल्कुल खुल के FATF का जो है हमारा कंप्लाइंट काफ़ी हद तक हो चुका है। और अब तो आपका एक आम आदमी का अकाउंट खोलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। एक हाउस वाइफ को भी अगर अकाउंट उसका खुला हुआ था, उसका डॉर्मेंट हो गया, तो उसको वापस रीएक्टिवेट कराना मुश्किल हो गया। तो पाकिस्तान ने अगर 27 में से 26 उनकी शराइत पूरी कर दी है तो ये 27वीं भी हो जाएगी। लेकिन ये सिलसिला आपका जो है डू मोर का चलता रहेगा, फिर आपको एक और नई लिस्ट दी जाएगी। सर मुख्तसरन लुकमा, क्या 500 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का स्विस बैंकों के अंदर मौजूद है? ये स्टेटमेंट FATF वालों ने दिया था या हमारे सियासी लीडरान ने दिया था? क्या हमारे साबका FBR चेयरमैन ने ये कहा था कि हमारे लोग टैक्स चोर हैं, 2 खाते चलाते हैं, एक खाता दिखाने का, एक खाता पीछे रखने का, ये चीज़ें जो हैं यानी ब्लैक इकोनॉमी, ये चीज़ें क्या FATF वालों ने बोली हैं या हमारे एक बहुत ही अहम सरकारी अफसर यानी साबिक चेयरमैन FBR ने बोली है? शायद आपके कानों ने भी ये सुनी हो। तो सर ये चीज़ें तो ब्लेंडर तो हमारे अपने हैं ना, खुद हम ब्लेंडर मारते हैं फिर हम कहते हैं जी FATF वाले चोर हैं। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, इसमें पाकिस्तान का मैं आपकी जो अपने हवाला जिस तरह इशारा किया है कि स्टेटमेंट दिए जाते हैं, वो नो डाउट के स्टेटमेंट इमेच्योर स्टेटमेंट दिए गए और उनको शायद ये पता नहीं होता कि दुनिया आपके एक एक लफ्ज़ के ऊपर नज़र रखे बैठी है और उसको नोट कर रही है। अगर आपके पास कोई प्रूफ था तो आपको स्टेटमेंट देना चाहिए था। विदाउट एनी प्रूफ अगर आप हवा में छोड़ोगे और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, चाहे वो FBR का चेयरमैन हो या कोई भी हो, तो फिर आपको बाहर से उसकी सवालात आएंगे, आपको लिस्टें फराहम की जाएंगी। दोबारा आपकी तरफ लौटता हूँ, शेख उमर रेहान साहब आपकी जानिब भी आता हूँ। शेख उमर रेहान साहब बड़ी अहम तरीके से जो है और बड़े आसान तरीके से बताया भी, जाहिर बात है उसके एक पहलू भी है। पहलू जो है वो शमसुल इस्लाम साहब ने बताया कि दे वांट डू मोर, दे वांट देयर एजेंडा। लेकिन सर अपनी मिस्टेक्स को हम नहीं छुपा सकते। ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को चोर कहा गया, इससे हमारा केस FATF के अंदर कमज़ोर हुआ। सारी दुनिया को यह कहा जाता है पाकिस्तानी टैक्स चोर हैं, जबकि पाकिस्तानी टैक्स देते हैं, छोटा सा बच्चा भी टैक्स देता है और जो है बिजनेसमैन भी, सनतकार ताजिर भी टैक्स देता है। फिर उसके बाद ये कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, पाकिस्तान के सियासतदान बाहर के ममालिक में पैसे रखते हैं। ये लिस्टें ताजिरों सनतकारों की जो आउट की गई, ये FATF ने आउट की थी, आपको याद होगा चंद साल पहले, या ये हमारे अपने लोगों ने आउट की थी? सर गलतियां हमारी अपनी हैं, फिर हम FATF को किस तरह बुरा कह सकते हैं? क्या कहते हैं आप? जी, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि शमसुल इस्लाम साहब भी ये बात कर रहे हैं कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही बात। हमें उन्होंने ऑक्सीजन पे लगाया हुआ है काफ़ी ज़्यादा। देखें 27 में से 26 कंप्लाइंस करना कोई आसान काम नहीं था और इन्होंने इस पे काम भी किया है। लेकिन ये जो अभी भी इन्होंने जो ग्रे लिस्ट पे रखा है,
ये मैं तौर पर समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल सियासत का लेकिन मामला शेख है। उमर यान साहब एक दूसरी लुकमा, बात ये है कि मैं किसी बिजनेसमैन को नहीं जानता कि जिसका नाम ह्यूमन ट्रैफिकर्स की लिस्ट में आया हो। मैं किसी बिजनेसमैन या ताजिर का नहीं जानता कि जिसका ड्रग ट्रैफिकर्स में नाम आया हो। मैंने किसी बिजनेसमैन ताजिर का नहीं सुना कि वो किसी दहशतगर्दी या किसी मनफी कार्रवाई के अंदर बैनुल अक़वामी सतह पर उसका नाम आया हो। तो आप लोग इस केस को क्यों डिफेंड कर रहे हो जब आप लोगों का नाम ही नहीं है? क्या आपके जहन में कोई ऐसा ताजिर सनतकार आ रहा है जो कि इन इल्जामात के जुमरे में आता है जो 27वीं शर्त के अंदर मौजूद है? तो फिर आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आपको तो प्रेशर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो इसकी कंप्लायंस करें। मैं तो एक फैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि बिजनेसमैन इस मुल्क का बेचारा इंडस्ट्रियलिस्ट खास तौर पे वो तो जहाद कर रहा है, वो तो इंडस्ट्रियां इस वक्त चलाना उसके लिए एक मुसीबत बनी हुई है। उसने क्या मनी लॉन्ड्रिंग है, क्या उसने इन चीजों की तरफ जाना है? तो मेरा ख्याल है कि बिजनेसमैन जो है वो तो बड़ी मुश्किलात का शिकार है ऑलरेडी कारोबार करने के मामलात में। बाकी इसमें कोई शक नहीं है अली भाई कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के मामले हैं ये इसमें और अनासर शामिल हैं जो ये सारे काम करते हैं, जिसपे इन्होंने काफी हद तक हुकूमत ने काबू भी पाया है। लेकिन देखें अभी ये रिफॉर्म्स हमारे मुल्क में जो आप अभी बात कर रहे थे कि टैक्स की और ये सारी चीजों की, इसमें हुकूमत को थोड़ी सी पॉलिसीज अपनी जो है वो रिव्यू करनी चाहिए। वो नंबर वन ये कि जो स्मगलिंग या इस तरह के मामला हैं इस पे हुकूमत को रोकथाम करनी चाहिए। स्मगलिंग के मामला जो हैं वो काफी ज्यादा परेशानी का बायस बनते हैं। अब ये खुद ही रास्ते छोड़ देते हैं इस चीज के। वो इस तरह, मैं आपको इसमें थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता हूँ। हमारे अभी ये बजट में पहले ये शोर मचा रहे थे जी कि स्मगलिंग की वजह से हमारे टैक्स जो है वो कम कलेक्ट हुआ, और ये फिर क्यों रास्ता देते हैं, इन्होंने क्यों एग्जम्पशंस दी हुई हैं, कुछ खास जो तबके हैं उनको एग्जम्पशन देते हैं। ये एसआरओ माफिया जो है वो बड़ा सरगर्म रहता है हमारे मुल्क में अपनी मर्जी के टैक्स छुड़ाने के मामले में। अभी हाल ही में आपके सामने इन्होंने फाटा पाटा जो ट्राइबल एरिया है वहां पे इतनी मराहत दे दी हैं कि पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है जिसका रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है वो तो कारोबार ही नहीं कर सकता। उन्होंने उसको जी वो जीरो रेटेड जो है वो करार दे दिया है उस इलाके को कि वहां पे जो भी इंडस्ट्री लगेगी वो बगैर टैक्स, बगैर इनकम टैक्स, बगैर सेल्स टैक्स दिए वो रॉ मटेरियल अपने वहां पे मंगाएंगे। तो देखें खुद ही इन्होंने रास्ते छोड़ दिए हैं, खुद ही इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दी है। तो अब वहां पे ठीक है, वहां पे वो कहते हैं जी कि उस इलाके को हमने डेवलप करना है। भाई उसको डेवलप करो, आप 100 अरब की जगह पे 500 अरब रुपया उधर की वहां पे खर्च करें, वहां पे फ्री हॉस्पिटल बनाएं, उनके लिए सहूलियात दें उनको, आप वहां पे उनको एजुकेशन फ्री दें, वहां पे इस तरह के मामला चलाएं। आप वहां पे उनको अगर कुछ रिलीफ देना भी चाहते हैं तो उधर की आबादी के हिसाब से दे दें। आपने सारे टैक्स वहां पे छोड़ दिए हैं। अब पाकिस्तान की जो बाकी इंडस्ट्री है वो कैसे, अब वहीं से देखें स्मगलिंग का रास्ता तो खुल गया कि जीरो रेट पे माल आएगा, फिर वहां से पाकिस्तान आएगा, जितने मर्जी ये चेक लगा लें इसके ऊपर। बड़ी अहम बात आपने की। ये सारे मामला जी मैं मेरे पास असल में वक्त मुख्तसर है, मैं चाहूंगा इसी मौजू को आगे लेकर चलें। शमसुल इस्लाम साहब जरा इसको कंक्लूड कर दें, मेरे ख्याल से समअप हो जाएगा। कुछ कमेंट्स आपके जहन में भी होंगे। जी बिल्कुल, देखें कि अभी हुकूमत ने एक तो एग्जाम्पशंस के ऊपर इस बजट पे आप देख रहा है कि बहुत सारे विदड्रॉ किए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ एरियाज़ को रखा है उन्होंने फाटा और पाटा को, तो उसको भी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए पाकिस्तान में। क्योंकि आप जब तमाम इंडस्ट्रीज़ को एक जैसा टैक्स का रिजीम दोगे तो फिर आपकी जो है ग्रोथ सही तरीके से हो सकेगी। अब स्मगलिंग की बात हो रही है कि स्मगलिंग पे नो डाउट कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है, जियो फेंसिंग हो गई है, और उसके अलावा जो इतने बड़े बॉर्डर हमारा जो ईरान का जो पाक ईरान बॉर्डर बहुत बड़ा बॉर्डर है, उस पर अब ये बॉर्डर मार्केट्स के ऊपर काम हो रहा है। ईसीसी ने अभी जो हालिया दिनों में आपकी कुछ 300 मिलियन की अप्रूवल दी है तो बॉर्डर मार्केट्स बने। स्मगलिंग दुनिया भर में कहीं भी ज़ीरो नहीं हुई, और जहां बॉर्डर मिलते हैं वहाँ पे होते हैं। मैक्सिको और यूएसए की आपके पास मिसाल ले लूँ कि वो आसमान तक दीवार उठाने के बावजूद वहाँ पे स्मगलिंग ख़त्म नहीं कर सका, और वहाँ पे आप अल्टरनेटिव यहाँ ये होते हैं कि आपको बॉर्डर से स्मगलिंग अगर रोकनी होती है तो फिर बॉर्डर मार्केट्स बनानी होती हैं। ये अगर हो जाता है, साथ ही अगर हमारे पाकिस्तान में अगर ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर इंडस्ट्रियल पार्क भी बन जाए और उसकी एनर्जी की जो सप्लाई है वो ईरान के ज़रिए पूरी की जाए जो कि सस्ती होगी, तो वहाँ बलूचिस्तान में जहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत कम हैं
ना होने के बराबर है। वहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगी और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, खुशहाली आएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्मगलिंग खत्म हो जाएगी। ये एक सवाल हमेशा हमारे जहनों में रहता है कि जब वहाँ से स्मगलिंग की चीज़ें चलती हैं बॉर्डर क्रॉस करके और कराची जब पहुँचती हैं और यहाँ बॉर्डर दुकान के पास या किसी वेयर हाउस से बरामद होती है तो फिर वो स्मगल गुड्स कहलाती हैं। तो वो यहाँ तक पहुँचती क्यों है, इसके ऊपर कंसर्न अथॉरिटीज़ को जो है एक्शन लेना होगा, क्योंकि जितना जिम्मेदार वहाँ से बॉर्डर से लाकर मार्केट तक पहुँचाने वाला है और उसके जो फैसिलिटेटर्स हैं उससे ज़्यादा जो है आपका जो है जिस पे क्रैकडाउन करते हैं वो तो आप करते हो जिसके पास से थोड़ी सी चंद बोरियां अगर छालिया की मिल रही हैं या आपके पास कोई और चीज़ कोकोनट की कोई बोरी मिल रही है तो आप उसको कहते हो जी इस आपने स्मगल गुड्स रखी हुई है। हालांकि अगर उसने लीगल इंपोर्ट की है, क्योंकि कोकोनट तो आपका इंडोनेशिया से भी आता है, मलेशिया से भी आता है, लेकिन अगर आप उसको कहोगे कि जी ये इंडिया का रखा हुआ है तो ये चीज़ें देखें आपको गुड्स की मूवमेंट रोकनी होती है और वो मूवमेंट का तरीका पॉलिसी के जरिए किया जाता है, सख्ती के जरिए किया जाता है, साथ ही अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। तो हुकूमत को इस पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल पार्क वहाँ पे लाजमी बने और आपकी जो पाकिस्तान और ईरान की जो 5 अरब से ज़्यादा का ट्रेड का पोटेंशियल है वो आप अगर जब लीगल उसमें आ जाएगा, वहाँ प्रोसेसिंग होगी, एक दूसरे के मुल्कों में एक्सपोर्ट होगी और रीजनल कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट होगी तो हमारी रीजनल ट्रेड जो बहुत ज़्यादा नीचे चलेगी वो भी बेहतर होगी। आपका बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। जनाब शेख उमर रेहान साहब हमें हमारे साथ शामिल हुए, बड़ी अहम गुफ्तगू हुई, दोनों ने अच्छे नुकात सामने रखे। शेख उमर रेहान साहब ने भी कुछ आम चीज़ों के ऊपर जो है वो निशानदेही की कि ये मामलात ऐसे इनको ठीक होना चाहिए। नाज़रीन, वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।